हेलो फ्रेंड्स, GSTR 9 एनुअल रिटर्न। जी हाँ फ्रेंड्स, एक एक करके सारी ड्यू डेट अब खत्म हो चुकी है, जैसे कि ITR, उसके बाद टैक्स ऑडिट, फिर ROC MCA। अब जो अगली इंपॉर्टेंट ड्यू डेट आने वाली है वो है GSTR 9 GST एनुअल रिटर्न की। और इस बार हुए हैं GSTR 9 में कुछ छोटे बड़े अमेंडमेंट्स, उनको भी डिस्कस करेंगे। क्या चीज़ें अमेंडमेंट हुई हैं, क्या चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, और GSTR 9 एक्चुअल में किनको फाइल करना है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या लेट फीस है, सारी चीज़ें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों तरीके से कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो भी GST में रजिस्टर्ड होता है उन सभी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है। लेकिन हमें पता है कि GST में भी दो स्कीम होती हैं, एक रेगुलर स्कीम, एक कॉम्पोजिशन स्कीम। एनुअल रिटर्न दोनों को ही फाइल करना है, बट GSTR 9 एप्लीकेबल होता है सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर के ऊपर। जो मंथली GSTR 1 3B फाइल करते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर, उनको अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है GSTR 9 में, और कॉम्पोजिशन वालों को फाइल करना होता है GSTR 4 में। उसकी ड्यू डेट जा चुकी है, वो होती है अप्रैल। अब आ रही है GSTR 9, जिसकी ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके 31 दिसंबर। तो भाई 31 दिसंबर आने वाली है 2024। तो 23-24 का एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया है तो फिर शुरू हो जाइए। क्या ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है? तो जी नहीं। जिनका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर मींस 23-24 में एक्सीड हुआ है 2 CR, 2 करोड़ से एक्सीड हो गया है आपका टर्नओवर, अब आपके ऊपर GSTR 9 एप्लीकेबल है। ठीक है, और ये टर्नओवर निकालना कैसे है हमने कई बार डिस्कस करा है। पूरे GST में जहां कहीं भी टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर की बात आ जाए तो आपको याद रखना है TEE, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट एक्सपोर्ट। आपका टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट का टर्नओवर। कई बार कंफ्यूजन आती है कि सर हम तो सेल करते हैं बट हमारा सब कुछ एग्जेम्प्ट है 100%। उस केस में भी एंड प्लस अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं उसको भी, तीनों को ऐड करिए, 2 करोड़ से ऊपर है, आपके ऊपर GSTR 9 एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा सर, GSTR 9 भरने से पहले ये सारी इंफॉर्मेशन, इसकी मैंने एक समरी बना दी है, ये इंफॉर्मेशन अपने पास रखिए और शुरू हो जाइए GSTR 9। तो GSTR 9 फाइल करने से पहले पहले आपके पास GSTR 1 और 3B पूरे साल की समरी होनी चाहिए। ठीक हो गया। सेल और परचेज का रजिस्टर भी आपके पास होना चाहिए, जो आप बनाते हो GSTR 1 3B नहीं, जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसा भी हो, सेल्स और परचेज का रजिस्टर आपके पास होनी चाहिए। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और अगर कोई अमेंडमेंट किया है, चाहे वो GSTR 1 में हो 3B में हो, कोई अमेंडमेंट अगर फाइल करा है तो उसकी डिटेल भी होनी चाहिए। ऑडिटेड, अब अगर 2 करोड़ से टर्नओवर क्रॉस कर रहा है तो भाई आपका ऑडिट तो हुआ ही होगा, तो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट और टैक्सेबल ऑडिटेड अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, वो उसको भी लेके बैठिए। जितना आपने ITC अवेल किया है पूरे साल में, और अगर कुछ रिवर्स करा है उसकी पूरी डिटेल लेके बैठ जाइए। GSTR 2B पूरे साल का निकाल लीजिए। जितने भी आपने टैक्स के चालान जमा करे हैं वो भी आपके पास होने चाहिए, और सारे के सारे जो भी आपने सेल करी है, चाहे गुड्स की हो या सर्विस, उसकी HSN समरी या SAC कोड आपके पास होनी चाहिए। ये सारी डिटेल आपके पास होगी तो आपको GSTR 9 फाइल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई चीज़ छूट ना जाए। अच्छा सर, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके पास रिकन्सिलिएशन होना चाहिए 2A 2B का। 2A 2B का आपस में भी रिकन्सिलिएशन होना चाहिए, और बुक परचेज के साथ भी होना चाहिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इस बार एक बड़ा ही, आप कह सकते हो छोटा मगर बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, टेबल नंबर 6 एंड टेबल नंबर 8 में। टेबल नंबर 8 और 6 क्या होती है, मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधे, ये हमारा GSTR 9। टेबल नंबर 6 जो होती है वो होती है डिटेल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल भर में आपने जितना ITC अवेल किया है उसकी डिटेल आती है टेबल नंबर 6 में। और टेबल नंबर 8 में सर क्या आती है, टेबल नंबर 8 में आती है ITC की इंफॉर्मेशन। तो यहां पर इंफॉर्मेशन आती है GSTR 3B से। GSTR 3B में जितना भी ITC आपने क्लेम भरा है वो कहां आता है, टेबल नंबर 6 में। और 2B के हिसाब से जो ITC आती है वो कहां पर आएगी, वो आएगी टेबल नंबर
8 में। और यहां पर एक अमेंडमेंट क्या हुआ है, लास्ट ईयर तक ये जो आईटीसी आती थी ये आती थी जीएसटीआर 2A से, बट इस ईयर से अब ये जो आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होकर यहां पर आ रही है ये आएगी जीएसटीआर 2B से, और यहीं से पूरा खेल चेंज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, 2B कैसे जनरेट होता है, जब आपका सप्लायर टाइमली रिटर्न फाइल करता है तो ही आपके 2B में आईटीसी आता है। 2A में ऐसा नहीं होता था। 2A में तो अगर आपका सप्लायर 11 तक जीएसटीआर 1 फाइल कर दे, 11 के बाद फाइल करे, 15, 20, 25, 30 कभी भी फाइल करे, जीएसटीआर 2A में वो उसी मंथ में आता था। 2B में ऐसा नहीं होता है। अगर बंदे ने 11 के बाद या 13 के बाद IFF 13 के बाद अगर फाइल करा तो फिर आईटीसी जीएसटीआर 2B में नेक्स्ट मंथ में आएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, 2 सिनेरियो हो सकते हैं सर। एक ऐसा हो सकता है कि 2022-23 की आईटीसी हो सकता है वो 23-24 में रिफ्लेक्ट कर रही हो। जो जीएसटीआर 2B यहां पर जनरेट होगा ना, ये टेबल नंबर 8 में, हो सकता है इस आईटीसी में कुछ आईटीसी आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की हो, 22-23 की हो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी 23-24 की जो आईटीसी है वो हो सकता है आपकी 24-25 में रिफ्लेक्ट हो। भाई हो सकता है मार्च 2024 का रिटर्न आपके सप्लायर ने कब फाइल करा, वो फाइल करा उसने 11 अप्रैल के बाद, तो वो किस जीएसटीआर 2B में आएगा, वो आएगा 24-25 में। तो ये हो सकता है कि इस आईटीसी में कुछ आईटीसी 2022-23 का हो और कुछ आईटीसी ऐसा भी हो सकता है जो नहीं आ रहा है, जो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो ये एडजस्टमेंट अब आपको इस बार करना पड़ेगा, वरना इसकी वजह से भर भर के नोटिस आएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आपके पास 2A और 2B का रिकंसिलिएशन होना चाहिए, और फिर 2A का बुक परचेज के साथ और 2B का बुक परचेज के साथ रिकंसिलिएशन भी होना चाहिए, बिकॉज टेबल नंबर 6 और 8 अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। जब हम प्रैक्टिकली अभी जीएसटीआर 9 देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं और कैसे फाइल करना है। अच्छा सर, अच्छा, कुछ लोगों का बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं क्या जीएसटीआर 9 में? तो हाँ, आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर आपकी जो सेल है ना वो जीएसटीआर 3B में बिल्कुल सही गई है, बट जीएसटीआर 1 में गलत चली गई है, अंडर रिपोर्टेड हो गई है, कम रिपोर्ट करा है, तो देखिए जो अपना जीएसटीआर 9 होता है ना, जीएसटीआर 9 की जो टेबल नंबर 4 होती है ना, इसमें आता है अपनी सेल टर्नओवर टैक्सेबल वैल्यू, और ये कहां से आती है? ये आती है जीएसटीआर 1 से। तो अगर आपने जीएसटीआर 3B सही फाइल करा है और जीएसटीआर 1 में आपसे गलती हो गई है, या तो वो जीएसटीआर 1 क्या ज्यादा हो गया है या जीएसटीआर 1 में सेल कम रिपोर्ट हुई है, तो आप यहां पर एडिट कर सकते हो जीएसटीआर 1 की, अगर 3B सही है तो। और अगर जीएसटीआर 1 सही है और 3B में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो वो आपको कैसे करना होगा, फिर नीचे आइए टेबल नंबर 10-11, यहां पर जब आप आओगे तब आप यहां पर डिक्लेयर करोगे वो सप्लाई जो आपने बाद में ऐड करी है थ्रू अमेंडमेंट्स। देखिए 3B में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो वो आपको कैसे सही करनी है, हमें पता है नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3B में हम लोग उसको सही करके विद इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, और वो आपको यहां पर रिपोर्ट करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, तो अच्छा, अभी हम लोग इसको और डिटेल में जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे ना जीएसटीआर 9, तो उसमें इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा सर ये लेट फीस क्या होती है? अगर जीएसटीआर 9 हम टाइम से ना फाइल करते हैं, मान लीजिए 31 दिसंबर के बाद फाइल करें, तो क्या होगा? तो ज्यादा नहीं होगा। अगर आपका टर्नओवर 5 CR तक है तो फिर आपको पर डे 50 रुपीज की पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी, 50 रुपये पर डे की, जो बढ़ती रहेगी अप टू 0.04% ऑफ टर्नओवर। जितना भी टर्नओवर होगा उसका 0.04%। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आपका टर्नओवर 5 CR तक है, और अगर आपका टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है बट अप टू 20 CR है, तो आपकी जो पेनाल्टी है वो 100 रुपये पर डे हो जाएगी सर, और आपको जो मतलब मैक्सिमम जो लग सकती है पेनाल्टी वो है 0.04%। और अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से भी ऊपर है फिर तो 200 रुपये पर डे की पेनाल्टी, और टर्नओवर का 0.25%। तो भाई बिल्कुल भी इसको ना डिले मत करिए, टाइमली इसको फाइल कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि टर्नओवर का 0.25% अच्छा खासा होता है अगर 20 करोड़ क्रॉस कर रही है सेल तो। अच्छा सर,
कुछ क्वेश्चन ये है कि सर क्या जीएसटीआर 9 फाइल करना मैंडेटरी है? बिल्कुल, जो नॉर्मल टैक्स पेयर है उनके लिए मैंडेटरी है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आपका जीएसटी सस्पेंड या कैंसिल भी हो सकता है। पेनाल्टी तो लगेगी ही लगेगी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या हमारा जो जीएसटी है ना वो ड्यूरिंग द ईयर कैंसिल हो गया था? टर्नओवर भले 2 करोड़ को क्रॉस कर रहा है बट अभी हमारा जीएसटी कैंसिल है, तो क्या तब भी जीएसटीआर 9 फाइल करना है? बिल्कुल, भले ही आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है आपको फिर भी जीएसटीआर 9 फाइल करना है। अच्छा सर, तो अब देखिए, मान लीजिए कोई टैक्स पेयर है, उसका जो है दिल्ली में भी ऑफिस है और मुंबई में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, और पंजाब में भी है। तो क्या तीनों का अलग अलग जीएसटी फाइल होगा या एक जीएसटी जाएगा? तो जो जीएसटीआर 9 फाइल होगा वो जीएसटीएन लेवल पर होगा। दिल्ली का एनुअल रिटर्न अलग, पंजाब का अलग, महाराष्ट्र का अलग। तो जिस भी स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं हर स्टेट का अलग अलग जीएसटी रिटर्न जाता है। अच्छा, कई बार देखिए, अब जीएसटीआर 9 में जो भी डिटेल आती है वो या तो जीएसटीआर 1 से आती है या 3B से आती है। तो क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं? बिल्कुल, अभी आप जीएसटीआर 9 को एडिट कर सकते हो। कोई भी जो एडिशनल पेमेंट होता है जीएसटीआर 9 का, अगर आप कोई भी डिमांड या कोई पेनाल्टी निकल के आती है, कोई एक्सेस जीएसटी पे करना है, तो वो आप DRC 03 के थ्रू कर सकते हो। अच्छा सर, अच्छा ये बताइए कि क्या हम जीएसटीआर 9 में कोई एडिशनल लायबिलिटी जो हमने डिक्लेयर नहीं करी थी वो डिक्लेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल, अभी हमने देखा है अगर जीएसटीआर 3B में, वैसे तो जीएसटीआर 3B में अगर कोई आपसे गलती हो जा रही है तो आपको नेक्स्ट मंथ के 3B में उसको सही करना है। हमारे पास 30 नवंबर तक का टाइम है, इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है, आप देख सकते हो। 30 नवंबर तक टाइम है, हम 23-24 की जो भी गलती है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। बट अगर तब भी आप नहीं कर पाओगे तो आप जीएसटीआर 9 में भी उसको डिक्लेयर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या जीएसटीआर 9 में आईटीसी क्लेम कर सकते हो? नो नो नो, यहां आप लोग आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। आईटीसी कब क्लेम कर पाओगे? जब आप पे करते हो जीएसटी, और पे कब करते हो? जीएसटीआर 3B में। तो जीएसटीआर 3B में ही आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अच्छा सर, क्या हम लोग जीएसटीआर 9 को एक बार फाइल हो गया, गलत फाइल हो गया, क्या रिवाइज कर सकते हैं? नहीं, जीएसटीआर 9 को आप रिवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया जीएसटीआर 9 का थ्योरी पार्ट। अब अगले पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे जीएसटीआर 9 को कैसे फाइल करना है और कौन कौन सी टेबल कंपलसरी है, कौन कौन सी टेबल मैंडेटरी नहीं है और कौन कौन सी ऑप्शनल है, और जो चेंज हुआ है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 8 ये इस बार थोड़ी सी चेंज हुई है, तो उसकी वजह से क्या क्या सिनेरियो पैदा हो सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको जीएसटीआर 9 को प्रैक्टिकली सीखना है, ठीक है, तो हमारे चैनल पर फ्री जीएसटीआर 9 का कोर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जीएसटीआर 9 और 9C दोनों आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो अमेंडमेंट होगा, क्योंकि क्लासेस शायद 2 साल पुरानी है, जो अमेंडमेंट होगा वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आप प्रैक्टिकली सीखना चाहते हो तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। अब अगले पार्ट में हम लोग प्रैक्टिकल को कवर करेंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।